नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। विपक्षी एकता यानी 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी, ये हमारे प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। और पीएम ने समान नागरिक संहिता को बताया जरूरी, विपक्ष पर मुस्लिमों को भड़काने का लगाया आरोप। मोदी ने भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत मजबूत कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से किया संवाद, बोले तुष्टीकरण विपक्ष का हथियार है, हमारा संकल्प सेवा, समानता और संतुष्टीकरण है। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में है आपके विधानसभा चुनाव इसी साल 2023 में। और अगर आप लोग मध्य प्रदेश देखना चाहें तो देखिए, मध्य प्रदेश है, भोपाल इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसके किसी देश से नहीं लगती है। राज्यीय सीमा लगती है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगले साल यानी कि 2024 में आपके लोकसभा चुनाव है। और उसमें आप देखते हैं कि विपक्षी गठबंधन की बात हो रही है। पटना में अभी एक बैठक भी हुई है। तो अगर हम लोकसभा की देखिए बात करें तो आर्टिकल 79 को पढ़िए आप लोग, 79। इसमें संसद के गठन की बात की गई है। और संसद के कितने भाग होते हैं? 3, राज्यसभा, लोकसभा और आप देखते हैं कि किसकी, राष्ट्रपति। और अगर राज्यसभा की संरचना की बात करें तो आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 में दी गई है। और आप देखते हैं कि अगर लोकसभा की संरचना की बात करें तो 81 अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना की बात की है। और राष्ट्रपति की बात किस में की गई है? अनुच्छेद अगर 52 पढ़ें तो भारत का राष्ट्रपति होगा, इसकी बात की गई है। और देखिए एक बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर आप लोग किसकी बात करें लोकसभा की, तो आप लोग निम्न सदन या फिर प्रथम सदन के नाम से भी आप लोग जानते हैं। और लोकसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। अगर आपकी उम्र 25 साल है तो आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर आपकी उम्र 18 साल है जो आपका वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, वोट डालने गए जाते होंगे आप लोग। अभी अगर हम लोग टोटल सदस्यों की बात करें तो 543 सदस्य हैं टोटल। कितने? 543 सदस्य हैं लोकसभा में। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 550 हो सकते हैं। ठीक है, तो 530 राज्यों से और 20 आप देखेंगे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और देखिए 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1989 में आया था ना, इसके द्वारा मतदाताओं की न्यूनतम आयु पहले 21 साल हुआ करती थी, उसे घटाकर 18 साल कर दी गई। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही होता है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। और लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र परस्पर एक दूसरे को देखते हैं, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग, क्या याद रखना है आप लोगों को, कि जब आप लोग संविधान पढ़ते हैं, राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं, तो ये सब वहाँ पढ़ेंगे आप लोग अच्छे से। यहाँ देखिए समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, यानी कि सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। अभी आप देखते हैं कि क्रिमिनल कानून तो सबके लिए बराबर है, लेकिन जो सिविल कानून है, शादियों के कानून हो गए, या आप देखते हैं कि जो संपत्ति होते हैं उसके बंटवारे की बात हो गई, इसमें कई धर्मों में अलग अलग कानून देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। सीएम केजरीवाल के आवास में हुए नवीनीकरण का होगा कैडेट, ये आप देखते हैं कि कौन, एलजी ने गृह मंत्रालय से की थी ऑडिट कराने की सिफारिश। पत्र में दिल्ली के मुख्य सचिव की जांच रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया। PWD के प्रधान सचिव ने आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अभी जो अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पर जो पैसा खर्च किया अपने महल की बनाने के लिए, एक तरह से उसी पर काफी विवाद भी हुआ था। और नई दिल्ली की बात हो रही है, आप देखते हैं कि दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है और अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में आप देखेंगे 70 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें आपको देखने को मिलेंगी? राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक कैग की बात हो रही, कैग के बारे में आप लोगों को एक सामान्य जानकारी रखनी चाहिए। इसका पूरा नाम क्या है? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। और इसकी अगर हम लोग महालेखाकार के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। महालेखाकार का कार्यालय वर्ष 1958 में स्थापित हुआ था। फिर आप देखते हैं कि 1866 में इसका नाम बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया था। और 1884 में
इसे भारत के नियंत्रक और महालेखा लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नामित किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 1958 में सीएजी के क्षेत्राधिकार में जम्मू कश्मीर को भी शामिल कर लिया गया था। और 1971 में केंद्र सरकार ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियां सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 लागू किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। और देखिए, अगर आप लोग संविधान का अनुच्छेद 148 पढ़ेंगे ना, तो सीएजी की नियुक्ति शपथ और सेवा की शर्तों की बात से संबंधित है। अनुच्छेद 149 पढ़ेंगे तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है संघ और राज्यों को खाते का वितरण राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। ये आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। और सीएजी की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। और सीएजी राष्ट्रपति की सील और वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। और इसका काल आप देखेंगे 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो रखी गई है। ठीक है, इतना काफी है आप लोगों के लिए। पाक के समक्ष आतंकवाद का मुद्दा उठाता रहेगा अमेरिका। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे। मोदी और बाइडन ने की थी सीमा पर आतंकवाद की कड़ी चेतावनी। ये आप देखते हैं कि पाकिस्तान को आप लोग किसकी आतंकियों की फैक्ट्री भी तो कहते हैं। और आप देखिए, लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा था ये। हर बार हिंदुओं की सहनशीलता की परीक्षा क्यों, ये हाईकोर्ट कह रहा है। आदि पुरुष फिल्म पर उठे विवाद पर लखनऊ खंडपीठ की टिप्पणी है। संवाद लेखक मनोज मुंसिर को नोटिस, केंद्र व सेंसर बोर्ड से भी मांगा जवाब। ये आप, मुझे यही समझ में नहीं आता है कि ये सेंसर बोर्ड होता क्या है। ये पहले देखता नहीं है कि आप देखते हैं कि लोगों की भावनाएं इससे भड़क सकती हैं या नहीं। और फिर दूसरी बात, आप देखते हैं कि हमारे देश में ऐसी मूवियां बनती है जिसमें अगर कोई विवादित सीन ना दिखाया जाए, विवादित डायलॉग ना दिखाया जाए, तो वो मूवी ही नहीं कहलाती। और बाद में आप देखते हैं उसका काफी विरोध होता है और कई बार उसमें बदलाव भी करना पड़ता है। आईआईटी एनआईटी से करें 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स। अब ये भी आप देख, नई शिक्षा नीति भी आ चुकी है, ये भी आप जानते हैं। गुलाम जम्मू कश्मीर में किशोरों को अगवा कर बना रहे आतंकी। एक गुलाम कश्मीर यानी कि आप देखिए यहाँ की बात हो रही है, जो पाकिस्तान हमारा क्षेत्र कब्जा किए हुए है ना, उसी की बात हो रही है। 1 सप्ताह पहले ही पूरे देश में पहुंच जाएगा मानसून। ये आप देखते हैं कि मानसून आ गया है, तो उसी की बात हो रही है। गलत सूचनाओं से नुकसान पहुंचाने का किया गया प्रयास। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने मंगलवार को समूह की सालाना रिपोर्ट में कहा कि अमेरिकी एजेंसी हिंडनबर्ग ने कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से अफवाह फैलाई और गलत सूचनाएं दी थी। और आपने देखा होगा कि जो हिंडनबर्ग ने कहा था कि इन्होंने शेयर मार्केट में धोखाधड़ी, दुनिया भर की बातें कही थी, तो उसी की। भारत में होने वाले वनडे विश्व कप का बजा बिगुल। विश्व कप के 100 दिन पहले मंगलवार को आईसीसी ने जारी किया, अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट काउंसिल है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी आप लोग बताइएगा। 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में इंग्लैंड न्यूजीलैंड की भिड़ंत से होगी शुरुआत। 48 मैच खेले जाएंगे वनडे विश्व कप में और 10 टीमें हिस्सा लेंगी राउंड रॉबिन प्रारूप में, आप देखेंगे। चलिए, बंगाल सरकार ने एनसीआरबी को राजनीतिक हत्याओं के गलत आंकड़े। और आप देखते हैं कि आरटीआई में पर्दाफाश, वर्ष 2021 में राज्यों में हुई थी 49 हत्या, जबकि एनसीआर को बताया था 7। और एनसीआरबी की बात अगर हम लोग करें तो इसके बारे में याद रख, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो आप लोग देखते हैं ना, उसी की बात कर रहा हूं। नई दिल्ली में आप लोग हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। 11 मार्च 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। देश के दुश्मनों के हाथ में खिल रहे थे विद्रोही, ये पुतिन कह रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति कह रहे हैं। सोफाटेक के मालिक आरके अरोड़ा को ईडी ने किया गिरफ्तार। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और आप देखते वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगा है इन पर। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 में नई दिल्ली में आज इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट इंडेक्स से परखी जाएगी पंचायतों की प्रगति। 17 सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण करते हुए पहले ही 9 थीम में बांटा जा चुका है। आज पंचायती राज मंत्रालय जारी करेगा इंडेक्स। 9 थीम पर आधारित होंगे 144 स्थानीय लक्ष्य। कार्यशाला में शामिल होंगे सभी राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी। रोड मैप बनाने का भी आप देखते होगा चर्चा। और देखिए, पंचायतें अगर अच्छा काम करती हैं तो आप देखते हैं कि गांव की स्थिति ठीक रहती है, और गांव की जब स्थिति रहेगी ठीक, तो आप देखते हैं कि देश भी बदलेगा, इसमें कौन सा शक है। और देखिए, सतत विकास लक्ष्य आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए।
सतत विकास लक्ष्य आप लोग पढ़ते हैं ना, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। और आप देखते हैं कि 169 उद्देश्य सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के अंग हैं इसमें। और ऐसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के शिखर सम्मेलन में 193 सदस्य देशों ने अपनाया था। यह एजेंडा 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ और इसे अगले 15 सालों में यानी कि साल 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये सभी आप लोगों को 17 जो विकास लक्ष्य हैं इन्हें आपको रट लेना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इससे आपको प्रीलिम्स में फायदा होगा, मुख्य परीक्षा में फायदा होगा, निबंध लिख रहे होंगे उस समय भी फायदा होगा, इंटरव्यू में भी फायदा होगा। पहला सतत विकास लक्ष्य क्या कहता है? गरीबी की समाप्ति की बात करता है। दूसरा, भूखमरी से मुक्ति की बात करता है। तीसरा, लोगों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता की बात करता है। 4 क्या कहता है? गुणवत्ता परक शिक्षा की बात करता है। 5 लैंगिक समानता की बात करता है। 6 जल एवं स्वच्छता की बात करता है। 7 किफायती और स्वच्छ ऊर्जा की बात करता है। 8 उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास की बात करता है। 9 उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचा के विकास की बात करता है। 10 असमानताओं में कमी की बात करता है। 11 संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास की बात करता है। 12 जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद की बात करता है। 13 जलवायु कार्रवाई की बात करता है। 14 जलीय जीवों की सुरक्षा की बात करता है। और 15 थलीय जीवों की सुरक्षा की बात करता है, स्थलीय पारिस्थितिक में जीवन। और 16 शांति न्याय और सशक्त संस्थाओं की बात करता है। 17 लक्ष्यों के लिए भागीदारी की बात करता है। ये 17 आपको याद रखना है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं, ये भी पढ़ लिया करिए, देख लिया करिएगा। सड़क नेटवर्क में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर भारत है। एक कौन करें? हमारे गडकरी साहब करें, बहुत अच्छे मंत्री हैं, ये भी आप जानते हैं। कश्मीर से केरल तक के हालात पर देश में राजद्रोह कानून जरूरी है, विधि आयोग कह रहा है हमारा। और आप लोगों को आयोग के अध्यक्ष हैं जस्टिस अवस्थी ने इस कानून की कही है। और आप देखेंगे ये अंग्रेजों के समय का कानून है। धारा 124A को बनाए रखने की बात की गई, उसी में आप देखते हैं कि देशद्रोह की बात की गई, राजद्रोह की। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। विधि आयोग के बारे में आप लोगों को एक सामान्य जानकारी रखनी चाहिए। विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? किसकी? विधि आयोग की। तो आप देखते हैं इसकी स्थापना पहली बार 1834 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो नई दिल्ली में आप लोग इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किसी भी आतंकी हमले से निपटने को NSG तैयार। और आप देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात हो रही है। अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के साथ अनुभवों को कर रही है साझा। रासायनिक, जैविक और रेडियोलॉजिकल तमाम हमलों से निपटने में सक्षम है हमारा। और आप देखते हैं G20 देशों के मेयरों का सम्मेलन अहमदाबाद में 7 जुलाई को होगा, गुजरात में। और G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी आप लोगों को बताना है, कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव 24 को। ये आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा की अगर हम लोग बात करें ना, तो आप देखते हैं कि दो वर्ष में एक बार चुनाव होता है ना, 1/3 सदस्यों का, तो उन्हीं की बात हो रही है, आप देखेंगे। और राज्यसभा को एक आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इसे आप लोग क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं या द्वितीय सदन कहते हैं। और आप देखते हैं कि इसका गठन 3 अगस्त 1952 को हुआ था। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने? 250 हो सकते हैं, वर्तमान में 245 है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। स्थायी सदन है ये। और राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। यह एक स्थायी सदन है। और राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष में अवकाश लेते हैं, यानी कि छुट्टी होती है उनकी। और राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य के जो निर्वाचित विधायक होते हैं ना, उन्हीं के द्वारा किया जाता है, ये आप लोग याद रखिए। उत्तराखंड में आप देखते हैं कि 8 सप्ताह में लोकायुक्त की नियुक्ति करे सरकार, ये हाईकोर्ट कह रहा है। LAC पर तिब्बती सैनिकों से गश्त करवा रहा है चीन। LAC यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा, आप लोग जो आप यहाँ देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है, भारत और चाइना के बीच। स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए छत्तीसगढ़ को मिलेंगे 2,460 करोड़ रुपए। प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक से छत्तीसगढ़ के 600 मॉडल स्कूलों में के विकास एवं संचालन में मिलेगी सहायता। और गुणवत्ता युक्त बुनियादी
सुविधाओं के साथ स्कूल में विज्ञान और आप देखिए वाणिज्य की शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा। ये आप लोग अगर देखना चाहें तो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था छत्तीसगढ़। कब की बात है? या 1 नवंबर सन 2000 में। रायपुर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए कि किससे लगती है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। भूपेंद्र बघेल साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। क्या हैं? चीफ मिनिस्टर हैं। और आप देखते हैं कि विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है आपका। वहीं अगर हम लोग विश्व बैंक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है ये। और मैं हमेशा आप लोगों से कह रहा हूं कि इस तरह के जो देखिए जो क्या है आपके संगठन है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो, इनके बारे में सामान्य जानकारी आपको जरूर याद रखनी है। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 जुलाई 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। अब दूसरे राज्यों के प्रतिभावान अभ्यर्थी भी बिहार में बन सकेंगे सरकारी शिक्षक। शिक्षकों की नियुक्ति में स्थानीय स्तर पर आरक्षण नहीं होगा प्रभावी। शिक्षक नियमावली में संशोधन और होगा संशोधन। शिक्षा मंत्री ने निर्णय को स्कूली शिक्षा के हित में बताया। कहा कि सरकार को सुयोग्य अभ्यर्थी की तलाश है। और चलाना तो दूर, अब पुराने बने जनरेटर बेचना भी मुश्किल है। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने जनरेटर निर्माताओं विक्रेताओं के लिए तय की है 30 जून की तारीख। नवंबर 2022 से पहले बने जनरेटरों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की तैयारी में केंद्र सरकार। प्रदूषण को देखते हुए ये आप लोगों को बताया ना, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए मिलेगा दाखिला। 18 जुलाई तक आवेदन। स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्टेज के लिए होगा विशेषज्ञ शिक्षक। और टेस्ट में आप देखेंगे पूछे जाएंगे 160 सवाल। ये भी आप लोग याद रखिएगा। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्सों में दाखिले के लिए होने वाले नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में 160 सवाल होंगे। इनमें से 40 सवाल भाषा से संबंधित, 25-25 सवाल चयनित किए गए 3 विषयों से, और 25 सवाल आप देखिए जनरल टेस्ट, और 20 सवाल टीचिंग एप्टीट्यूड्स के होंगे। ये आप देखते हैं कि राजनीति से जुड़ी ही खबरें हैं, तो आप लोगों के लिए जरूरी तो नहीं रहती है। आप लोगों को एक बात बताना है यार। देखिए चुनाव आयोग के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था, आप लोग बताया करिएगा नीचे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे और नई दिल्ली में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, तो ये भी याद रखिएगा। ये आप देखेंगे एक चुनाव में इतनी हिंसा रोक देना चाहिए पंचायत चुनाव, ये हाई कोर्ट कह रहा है बंगाल में। देखिए पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होते हैं आप देखते हैं कि हिंसा जरूर देखने को मिलती है। और आप देखते हैं कि अगर देखना चाहें तो पश्चिम बंगाल ये है, कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा किससे किससे लगती है? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है इसकी सीमा। और आप देखते हैं कि यहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है? सीवी आनंद बोस। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो वही की बात हो रही है। ये आईटीबीपी में पहली बार रसोई, सफाई कर्मी एवं अन्य भी होंगे प्रोन्नत, यानी कि इनकी प्रोन्नति होने की बात हो रही है। आप देखेंगे ये हिमाचल के डॉक्टर अशोक वर्मा के नाम पर आप देखिए होगा क्षुद्रग्रह। संयुक्त राष्ट्र संगठन ने की 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाने की घोषणा और 4 भारतीयों के नाम शामिल, 2 गुजरात व 1 केरल का आपको देखने को मिलेगा। ये 1819 में खोजा गया था पहला क्षुद्रग्रह सेरेस। क्षुद्रग्रह खगोलीय पिंड को होते हैं जो ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं, आकार में ग्रहों से छोटे लेकिन उनका उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। पहले क्षुद्रग्रह सेरेस को 1819 में खोजा गया था। क्षुद्रग्रह मुख्य रूप से खनिज व चट्टान से बना होता है। क्षुद्रग्रह हमारे सौरमंडल का एक हिस्सा है जो मंगल व बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच देखने को आपको मिलेगा। और आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संगठन की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इन 4 वैज्ञानिकों के नाम से क्षुद्रग्रह का नामकरण किया जाएगा। और इसमें आप देखिए सिरमौर जिले के डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा के नाम पर क्षुद्रग्रह 28,964 एस्टेरॉइड का नामकरण किया जाएगा। उन्हें ये दुर्लभ सम्मान खगोल भौतिकी में उल्लेखनीय योगदान पर मिला है।
अंतरिक्ष विज्ञान में उपलब्धि हासिल करने वाले अशोक वर्मा पहले हिमाचली हैं होंगे। दुर्लभ उपलब्धि हासिल करने वालों में 2 विज्ञानी गुजरात के, इसके अलावा एक विज्ञानी आप देखिए केरल का शामिल है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आपको लोगों के एग्जाम के लिए कम ही महत्वपूर्ण खबरें रहती है ना, बाकी रहती है आप देखते हैं कि भर देते हैं। अब आप देखेंगे आपके एडिटोरियल वाला पार्ट है, संपादकीय पार्ट, और आप देखते हैं कि ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में आप लोगों को हर जगह मदद पहुंचाते हैं। तो आप लोग जरूर ये पढ़ा करिएगा। और अन्य न्यूज़पेपरों के जो आप देखते हैं कि रहते हैं ना महत्वपूर्ण जो एडिटोरियल, उन्हें मैं फेसबुक पेज पर डाल देता हूं, तो वहां जाकर आप लोग पढ़ लिया करिएगा, ठीक है। ये आप देखिए ओबामा का विभाजनकारी विचार, और अभी नमस्कार बराक हुसैन ओबामा जी। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मुझे तो आप देखते हैं कि कल ही कोई पूछ रहा था कि हुसैन ओबामा, इनका पूरा नाम तो क्या ये मुस्लिम है? नहीं, ये ईसाई हैं, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर आपने एक साक्षात्कार में कहा है कि हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक की सुरक्षा ध्यान देने योग्य है। यदि आप प्रधानमंत्री मोदी भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा नहीं करते तो प्रबल आशंका है कि भारत एक मोड़ पर बिखरने लगेगा। और हमने देखा कि इस प्रकार के बड़े आंतरिक संघर्ष होने पर क्या होता है, आपका यह बिन मांगा उपदेश गले नहीं उतरता। इसे लेकर आप देखते हैं कि अमेरिका में ही आपको आईना दिखाया जा रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि आपने इस बयान के लिए मोटी रकम ली है। यह भी हो सकता है कि आपको सही जानकारी ना हो, या फिर भारत के प्रति आपका मन हीन भावना से भरा है और आपकी इस बयान से प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ा। उनका यह दौरा उपलब्धियों से भरा रहा है। अलबत्ता आपकी द्वेषपूर्ण, घृणायुक्त और अपरिपक्व बातों से निराशा अवश्य हुई है। क्या आपको यह ज्ञात है कि जनसांख्यिकी अनुपात में भारतीय मुसलमान भले ही अल्पसंख्यक हों, लेकिन भारत मुस्लिम आबादी वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। और साक्षात्कार में आपने चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे सरकारी अत्याचारों का उल्लेख किया है, परंतु क्या उसकी तुलना भारतीय मुस्लिमों से की जा सकती है? फिर जब आप चीन में उइगर मुसलमानों के प्रति सहानुभूति जता रहे हैं, तब आप उसी चीन द्वारा तिब्बत में बौद्ध भिक्षुओं के सांस्कृतिक संहार और दमन पर चुप क्यों रहे हैं? और निसंदेह किसी भी देश में मजहबी, नस्लीय, जातिगत उत्पीड़न का संज्ञान लेना और उसके परिमार्जन का प्रयास एक समाज के सभ्य होने का प्रतीक है। परंतु आपका प्रेम केवल मुस्लिम अल्पसंख्यकों तक ही सीमित क्यों है? भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में बहुसंख्यक मुस्लिम समाज की मजहबी प्रताड़ना का शिकार हो रहे हिंदू, बौद्ध, सिख अल्पसंख्यकों की आपने कभी भी सुध नहीं ली। इन देशों में हिंदुओं, सिखों, बौद्धों का इस्लाम के नाम पर मजहबी उत्पीड़न, हत्या और जबरन मतांतरण हो रहा है। बेपलायन को मजबूर है। भारत की कश्मीर घाटी भी इस मजहबी त्रासदी से अभिशप्त है। आपने इस विषय पर अपनी जुबान अब तक क्यों नहीं खोली? यह स्थापित तथ्य है कि यदि कुछ समुदाय को किसी क्षेत्र, देश में प्रताड़ित किया जाता है तो कालांतर में उनकी आबादी नगण्य हो जाती है। और इस हिसाब से देखें तो विभाजन के समय भारत में 3 करोड़ के आसपास रही मुस्लिम आबादी अब करीब 22 करोड़ हो गई है। यदि भारत में मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जाता तो ऐसा संभव होता? इसे हिंदू बहुसंख्यक भारत में असंख्य मुस्लिम प्रशासनिक, सामरिक, वैज्ञानिक सेवा के देने के साथ साथ मंत्री पद और देश के शीर्ष पदों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के स्तर तक पहुंच चुके हैं। ओबामा, आपने साक्षात्कार में भारत में 2 राष्ट्र, हिंदू इंडिया और मुस्लिम इंडिया की बात कही है। यह विभाजनकारी विचार कोई नया नहीं है। सर सैयद अहमद खान ने भी इसी सिद्धांत के आधार पर पाकिस्तान की नींव रखी थी। और समाज को तोड़ने वाली यह विश्ववेल आज भी भारतीय उपमहाद्वीप में पनप रही है। प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से आपने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और जिस विचारधारा का वह प्रतिनिधित्व करते हैं उससे जिम्मेदार ठहरा दिया, जो कि इस भूखंड के इतिहास और तथ्य के बिल्कुल विपरीत है। भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग स्वयं को भारतीय संस्कृति, उसकी भूमि से जोड़कर नहीं देखता। यह अलगाववादी
अलगाववादी चिंतन इस भूखंड का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के जन्म के बहुत पहले से अस्तित्व में रहा है। आपको सेकुलर परिभाषा में गांधी जी और पंडित नेहरू तो अवश्य आते होंगे, परंतु वे दोनों और अन्य समकालीन नेता भी भारत का रक्त रंजित विभाजन नहीं रोक पाए, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप के एक वर्ग में अलगाववाद एक कड़वी सच्चाई है। इसके कारण क्या है, इस पर ईमानदारी से सोचें। आपके द्वारा भारतीय लोकतंत्र में कथित चिंताओं को कूटनीतिक बातचीत में जोड़ने की बात भी न केवल बाह्य हस्तक्षेप को बढ़ावा देने वाली, अपितु यह विचार उपनिवेशिक मानसिकता से प्रेरित भी है। याद रहे, अमेरिका में लोकतांत्रिक जड़ें केवल 2.5 सदी पुरानी है, तो भारत यदि आज भी लोकतांत्रिक बहुलतावादी और सेकुलर है, तो यह उसकी हजारों वर्ष पुरानी हिंदू सनातन संस्कृति के मूल्यों का ही परिणाम है। और संक्षेप में कहूँ तो भारत में इन मूल्यों की एकमात्र गारंटी है इस देश का हिंदू चरित्र। और प्रधानमंत्री मोदी जब से भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, तभी से देश का एक विकृत वर्ग निरंतर विश्वमन कर रहा है और भारतीय लोकतंत्र खतरे में है। ऐसा कुप्रचार करने वाले विपक्षी दलों के चुनाव हारने का, निर्वाचन प्रक्रिया में धांधली का अनर्गल आरोप लगाकर लोकतंत्र को कलंकित करते हैं। ओबामा जी, क्या आप भूल गए हैं कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विरुद्ध आए जनमत को फर्जी बताया था और जिससे भड़के उनके समर्थकों ने कैपिटल हिल पर हमला कर दिया था? क्या ऐसा आरोप के बाद मान लिया जाए कि अमेरिका की चुनाव प्रणाली धोखा है? क्या पृष्ठभूमि में आपने भारत की स्थिति को देखा है? देश के कई राज्यों में भाजपा विरोधी दलों की सरकारें हैं। ओबामा जी, यदि आपके लिए भारतीय नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच से लेकर आपराधिक मामलों में अदालत द्वारा दोषी ठहराए राना लोकतंत्र को कमजोर करना है, तो आप ट्रंप की गिरफ्तारी, यौन शोषण मामले में दोषी ठहराने उन पर चल रहे अन्य 30 से अधिक आपराधिक अभियोगों के बारे में क्या कहेंगे? और यह सर्वविदित है कि अमेरिका का लोकतंत्र केवल उसकी सीमा तक सिमटा है। आपने अपने राष्ट्रहितों के लिए अमेरिका तानाशाह शासकों के लिए साथ ही प्रगाढ़ संबंध रखने के साथ ही उन्हें भरपूर मान सम्मान भी देता रहा है। इस पृष्ठभूमि में भारत के लोकतंत्र पर आपकी चिंता पाखंड से अधिक कुछ नहीं है। लेखक हैं राज्यसभा के पूर्व सदस्य, वरिष्ठ स्तंभकार हैं बलबीर पुंज, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। अभी जो आप देखते हैं कि ये थी ना, उन्होंने बराक ओबामा ने टिप्पणी, उसी पर बात हो रही है। कायम है आपातकाल वाली प्रवृत्तियां, ये इंदिरा गांधी के समय की बात हो रही है। जिन इंदिरा गांधी ने 1975 से 77 के दौरान देश पर आपातकाल थोपी थी, वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि राजनीति की एक खास प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व कर रही थी। चूंकि राजनीति के बड़े हिस्से में वह प्रवृत्ति आज भी जीवित है, इसलिए लोगों को वैसी प्रवृत्ति से आगाह कर दिया जाना चाहिए। और आपातकाल पीड़ित लोग छिटपुट हर साल उसे याद करते हैं, लेकिन अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार कुछ नेता और दल उसका स्मरण करना छोड़ भी देते हैं। वे आपातकाल को अपने ढंग से परिभाषित करने लगते हैं, जबकि जून 1975 में आपातकाल लगाकर पूरे देश को एक बड़े जेल खानों में बदल दिया गया था। आपातकाल के बारे में नई पीढ़ी को सब कुछ परिचित कराने की जरूरत है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने का फैसला सिर्फ इसलिए कर लिया था क्योंकि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोकसभा की उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी और जनप्रतिनिधित्व कानून की जिन धाराओं के तहत उनकी सदस्यता रद्द की गई, उन धाराओं को ही बदल देने का इंदिरा गांधी ने निर्णय कर लिया था। उनका आकलन था कि बिना आपातकाल लगाए यह संभव नहीं है। आज भी भ्रष्टाचार तथा अन्य आरोपों में मुकदमे झेल रहे अनेक नेतागण यह चाहते हैं कि उन्हें बचाने के लिए सरकार को पलट दिया जाना चाहिए, या फिर आप देखते हैं कि उन कानूनों को नरम कर दिया जाना चाहिए जो उनके कारनामों के आड़े आ रहे हैं। यदा कदा राजद्रोही गतिविधियों में शामिल लोगों की मदद करने वाले आवाज उठाते रहते हैं कि राजद्रोह कानून को ही समाप्त कर देना चाहिए। यह आपातकाल वाली प्रकृति है। और आप देखते हैं कि तब इंदिरा सरकार ने जयप्रकाश नारायण सहित करीब 1 लाख राजनीतिक नेताओं, कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों को जेलों में ठूंस दिया था। लोकसभा सदस्यता बचती तभी इंदिरा गांधी की गद्दी बच पाती, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोक दिया था। और इंदिरा सरकार ने आपातकाल में न सिर्फ आम लोगों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया, बल्कि बड़ी कड़ी प्रेस सेंसरशिप भी लगा दी थी। प्रतिपक्ष की सारी गतिविधियां ठप कर दी गई थी। अटॉर्नी जनरल नेरेड डे ने तब सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जीवन का अधिकार भी अभी स्थगित है, और अपने एक छत्र शासन के लिए इंदिरा गांधी ने कुछ संवैधानिक संशोधन भी संसद से करवाए थे। उन चुनाव कानूनों को भी दिया गया था, जिसके उल्लंघन के कारण उनकी सदस्यता गई थी। 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में सरकारी सेवक यशपाल कपूर इंदिरा के चुनाव एजेंट थे। सरकारी सेवा से अपना इस्तीफा मंजूर कराए बिना कोई व्यक्ति चुनाव एजेंट नहीं बन सकता। और रायबरेली में स्थानीय प्रशासन ने इंदिरा की चुनाव सभा के लिए सरकारी खर्चे पर मंच तैयार किया था। इन मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने चुनाव कदाचार माना और इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था।
आपातकाल में जनप्रतिनिधित्व कानून की संबंधित धाराओं में यह परिवर्तन कर दिया गया कि सरकारी कर्मी का इस्तीफा सरकारी गजट में प्रकाशित हो जाना काफी है। सरकार के लिए पिछली तारीख के सरकारी गजट में कुछ भी छपवा देना आसान काम है। यशपाल कपूर का इस्तीफा जनवरी 1971 के गजट में छपवा दिया गया था। सरकारी मदद से चुनावी सभा मंच बनाने के मामले में भी कानून में इस तरह से संशोधन कर दिया गया ताकि इंदिरा गांधी के खिलाफ दिया गया कोर्ट का निर्णय एक तरह से आप देखेंगे कि क्या हो जाए, निष्प्रभावी हो जाए। आपातकाल के दौरान किए गए संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन के जरिए इंदिरा सरकार ने इस देश के लोकतंत्र को अस्थायी रूप से मटिया मेल कर दिया। और आप देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन को आप लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और इसके जरिए यह संविधानिक प्रावधान किया गया था कि संविधान को संशोधित करने का संसद का अधिकार असीमित है। संसद संविधान में कुछ भी जोड़ या घटा सकती है और संसद के इस कदम को किसी कोर्ट में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। यह एकाधिकारवादी प्रवृत्ति थी। शुक्र है कि 1977 के आम चुनाव के बाद केंद्र में मोरारजी देसाई की गैर कांग्रेस सरकार बनती है। उसने आपातकाल में संविधान कानून के साथ की गई कई ज्यादतियों को रद्द कर दिया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने कहा भी था कि 1976 में इस अदालत द्वारा दिया गया वह फैसला सही नहीं था जो मौलिक अधिकारों के हनन को लेकर था। आज देश के दर्जन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के तहत मुकदमे चल रहे हैं। उनमें से कुछ आरोपित हैं, कुछ सजा याफ्ता हैं, कुछ जमानतमान हैं। नेताओं की ओर से एक ही बात कही जा रही है कि हमारे खिलाफ बदले की भावना के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जबकि अदालतें उन्हें कोई राहत नहीं दे रही हैं। कुछ नेता यह भी कहते हैं कि हमें जनता ने जिताया है और जब हमें जनता ने जिता दिया तो हम अपराधी कैसे। ऐसे लोगों की तरह तरह से यह कह रहे हैं कि जो कानून हमारे अपकर्मों के आड़े आ रहे हैं उन्हें बदल दो और जो सरकार हमारे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए उसे पलट दो। इसी के तहत ईडी के नियम बदलवाने की कोशिश होती है और सीबीआई की जांच करने से रोका जाता है। ऐसे नेता इन दिनों एकजुट होकर मोदी सरकार को अगले चुनाव में पराजित करना चाहते हैं। वैसे तो इसकी उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आती है, किंतु कल्पना कर लीजिए कि मोदी सरकार हट जाती है तो क्या होगा। क्या मुकदमे झेल रहे नेता कोई वैसी कोशिश नहीं करेंगे जैसी कोशिश करके इंदिरा गांधी ने अपनी लोकसभा की सदस्यता बचा ली थी। यह काम तो मुश्किल है पर उनका हौसला तो वही है, क्या आपातकाल वाली प्रवृत्ति नहीं है। लेखक हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ स्तंभकार हैं। इनका नाम है सुरेंद्र किशोर। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ध्यान अभ्यास। जीवन में विभिन्न बाधाओं के बावजूद अपने कार्य में संलग्न रहने के कई लाभ है। कार्य में सक्रिय रहने में से जुड़ा हमारा यह दृष्टिकोण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर हमारी मदद करने के साथ ही हमारे भीतर सकारात्मक गुणों को विकसित करने और एक सुखी जीवन जीने में भी हमारी सहायता करता है। ध्यान आप लोग क्या करिएगा, ध्यान अभ्यास योगा आप लोगों को करना है हर हाल में। ये आर्टिकल भी पढ़ते रहा करिएगा दिलचस्पी है तो। और आप देखिए बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। स्टूडेंट है तो मुझे लगता है कि आपको तब तो और करना चाहिए। समान संहिता पर दुष्प्रचार। विधि आयोग की ओर से समान नागरिक संहिता पर लोगों से सुझाव मांगने के बाद भोपाल की एक सभा में प्रधानमंत्री का यह कहना उल्लेखनीय है कि यह संहिता समय की मांग है। इसका अर्थ है कि उनकी सरकार समान नागरिक संहिता के निर्माण को लेकर प्रतिबद्ध थे। यह अच्छा हुआ कि उन्होंने इसका उल्लेख किया कि कुछ राजनीतिक दल समान नागरिक संहिता को लेकर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। यह काम वास्तव में हो रहा है और अनेक राजनीतिक दल, कुछ सामाजिक धार्मिक संगठन जिस तरह समान नागरिक संहिता के खिलाफ खड़े होते दिख रहे हैं वह अशुभ संकेत नहीं। समान नागरिक संहिता के खिलाफ उठ रही आवाजों में केवल संविधान निर्माताओं के सपनों के विरुद्ध है, बल्कि महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी करने वाली भी है। इसलिए इसके अतिरिक्त एक देश में दो विधान की स्थिति बनाए रखने वाली भी है। विश्व के किसी भी पंथनिरपेक्ष देश में अलग अलग निजी कानून नहीं है, लेकिन भारत में भी इसके बाद भी बने हुए हैं। संविधान की नीति निर्देशक तत्वों में भी यह लिखा है कि राज्य देश के सभी लोगों के लिए एक समान कानून बनाएगा। क्या यह विचित्र नहीं कि हिंदुओं के निजी कानूनों को तो संविधान लागू होने की कुछ समय बाद ही संहिताबद्ध कर दिया गया था, लेकिन अन्य समुदायों के निजी कानूनों में बने रहने दिए गए। निस्संदेह ऐसा वोट बैंक की सस्ती राजनीति के कारण किया गया है। इसका कोई उचित नहीं है कि 7 दशक बाद भी अलग अलग समुदाय भिन्न भिन्न निजी कानूनों के जरिए संचालित होते रहें, और वे भी तब जब उनके कारण महिलाओं के अधिकारों की उपेक्षा होती हो, वे अन्याय का शिकार बनती हैं। समान नागरिक संहिता को लेकर लोगों को किस तरह गुमराह किया जा रहा है इसका पता इससे चलता है कि कुछ राजनीतिक दल यह प्रचारित करने में लगे हुए हैं कि इससे विभिन्न समुदाय की धार्मिक आज़ादी में हस्तक्षेप होगा। यह निरा झूठ है। समान नागरिक संहिता से किसी समुदाय की धार्मिक रीतियों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। वह तो केवल सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में सहायक है, जैसे बाल विवाह, 3 तलाक की कुप्रथा खत्म करने की जरूरत थी। वैसे ही उन कुरीतियों को भी खत्म किया जाना चाहिए जिनके कारण महिला अधिकारों का हनन होता है। वास्तव में इसी कारण कई बार विभिन्न उच्च न्यायालयों और यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय भी
समान नागरिक संहिता की आवश्यकता जता चुका है। समान नागरिक संहिता के खिलाफ दुष्प्रचार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आम लोगों को इसका भान नहीं है और उसमें क्या और कैसे प्रावधान होंगे। और इसे देखते हुए उचित यह होगा कि विधि आयोग लोगों के सुझाव प्राप्त कर यथाशीघ्र समान नागरिक संहिता का कोई मसौदा देश की जनता के विचारार्थ पेश करे। इससे ही समान नागरिक संहिता को लेकर दुष्प्रचार करने वालों पर लगाम लगेगी। हवाई यात्रा पर कर टैक्स की बात हो रही है, आप देखते हैं। इस जलवायु परिवर्तन से बढ़ता कुपोषण। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक 7.25 करोड़ लोग कुपोषित होंगे। खाद्य संकट से निपटने के प्रति आगाह करती यह रिपोर्ट बताती है कि 45 देशों के 20 करोड़ से भी अधिक लोग खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ ठोस कार्रवाई के अभाव में भूख संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ने, देश का सामाजिक आर्थिक विकास प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। और आप देखिए जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ रहा है और हर व्यक्ति पर पड़ रहा है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, हर देश पर, चाहे वो गरीब देश हो अमीर देश हो। और आप देखते हैं कि कृषिगत उत्पादन और जलवायु परिवर्तन का गहरा संबंध है। एक तरफ जहां खाद्य प्रणाली वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की 1/3 हिस्से के लिए जिम्मेदार है, तो दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन ने खाद्यान्नों की गुणवत्ता और मात्रा को भी प्रभावित किया है। उत्पादित फसलों की गुणवत्ता और मात्रा में कमी के कारण खाद्य असुरक्षा और कुपोषण का खतरा भयावह होता जा रहा है। बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण संपूर्ण आबादी को खिलाने के लिए पर्याप्त पोषण और गुणवत्ता वाले भोजन को विकसित करने की धरती की क्षमता भी कम होती जा रही है। वहीं मानसून की अनियमितताओं और आप देखिए जल स्रोतों की सूखने से फसल पैदावार प्रभावित हो रही है। खाद्य उत्पादन में कमी होने से खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी होती है, जिससे एक बड़ा वर्ग पोषण से वंचित हो जाता है। दूसरी तरफ पेयजल की गुणवत्ता उपलब्धता में गिरावट से गरीब शरीर में पानी के जरिए पोषण की पूर्ति बाधित होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसमी दशाओं से बच्चों में कुपोषण और असामयिक मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों के पोषण और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, क्योंकि ईंधन और पानी की खोज में उन्हें अधिक संघर्ष करना पड़ता है। पर्याप्त पोषण के अभाव में उन पर कुपोषण का खतरा बढ़ जाता है। वहीं जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित होने वाले लोगों भी अक्सर पर्याप्त और सतत पोषण आपूर्ति से वंचित हो जाते हैं। इस संदर्भ में विश्व खाद्य कार्यक्रम का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के अभाव में 2050 तक भूख और कुपोषण के खतरे में 20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। और कुपोषण व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और जिससे वह उत्पादक मानव संसाधन के रूप में परिणत नहीं हो पाता। वह परिवार, समाज और देश के लिए बोझ बन जाता है। और अतः नागरिकों को कुपोषण से बचाने के लिए खाद्यान्न उत्पादन और उसके समुचित प्रबंधन पर जोर दिया जाए। इसके लिए आप देखिए यह भी जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी हिस्सेदारी को न्यून किया जाए। चलिए ये आप लोग देख लिया कि ये छोटे छोटे कॉलम रहते हैं यहाँ, ठीक है। उन्नत तकनीक के क्षेत्र पर भारत। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री मोदी ने मौजूदा दशक को टेकेड यानी कि प्रौद्योगिकी का दशक बनाने का ऐलान किया था। हाल में भारत अमेरिका के बीच हुए तमाम समझौतों को यदि इस घोषणा के आलोक में देखा जाए तो मोदी की अमेरिकी यात्रा का महत्व स्पष्ट होता दिखेगा। जिस प्रकार उन्होंने अमेरिका से लड़ाकू जेट इंजन और सेमीकंडक्टर संबंधी समझौते किए, उनसे भारत सामरिक और तकनीक स्तर पर आत्मनिर्भर बनने में सक्षम होगा और तकनीक से सहयोग से खुलेगी प्रगति की राह। ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए ये भी पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए। ये नया माहौल क्या गुल खिलाएगा, खरी खरीजे, ये तंज कसा जाता है एक तरह से। सतह पर आई कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी। ये आप देखते हैं हरियाणा की बात हो रही और कांग्रेस में हर जगह गुट देखने को मिलते हैं। राजस्थान में देखिए, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। गुरुबाणी प्रसारण पर विवाद क्यों? पिछले कुछ दिनों में आप देखिए श्री दरबार साहिब से गुरुवाणी का सीधा प्रसारण सभी के लिए निःशुल्क करने को लेकर विवाद चल रहा है। इसमें लेकर सरकार और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आमने सामने है और गत 7 वर्षों में से राजनीतिक रूप से हाशिए पर खड़े श्रोमणी अकाली दल को अब इस मुद्दे के जरिए अपनी राजनीति चमकाने का मौका भी मिल रहा है। चलिए उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए 26 जून तक 1 करोड़ से ज़्यादा ITR दाखिल हुए हैं। आयकर रिटर्न की बात हो रही है। GEM पोर्टल से खरीदारी के भुगतान में देरी पर लगेगा ब्याज। आप देखिए ई मार्केट प्लेस की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि HDFC और HDFC बैंक का विलय 1 जुलाई को होने की बात हो रही है। और इसके जो चेयरमैन हैं HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख ने ऐलान किया है। चिप निर्माता कंपनी माइक्रोन ने से आज OMU होगा।
ये अहमदाबाद जिले के सांगड़ में सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग यूनिट लगाने की गुजरात सरकार के साथ समझौता। 3 दिन की गिरावट के बाद आप देखिए 446 अंक चढ़ा सेंसेक्स। और गो फर्स्ट ने 30 जून तक सभी उड़ानें रद्द की, ये दिवालिया होने की कगार पे है। 2023 में सिर्फ 3 यूनिकॉर्न ही बने। एक साल पहले 24 स्टार्टअप बने थे यूनिकॉर्न। हालांकि फंडिंग में हुआ 6% का इजाफा। यूनिकॉर्न की कुल संख्या भी एक साल पहले की अवधि की तुलना में आप देखते हैं 84 से घटकर 83 हो गई। ऑनलाइन खुदरा क्षेत्र का आकार 2030 तक $325 अरब होगा। जनवरी माह तिमाही में आप देखते हैं कि 0.2% रहा सीएडी यानी कि आप देखिए चालू खाते में घाटे की बात हो रही है। आरबीआई के बारे में आप लोग बताइए, इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये 84 सैन्य अधिकारी विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित हुए। राष्ट्रपति भवन में द्वितीय अलंकरण समारोह में आप देखते हैं कि मुर्मू ने किया है सम्मानित। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। रूसी सेना ने यूक्रेन के दर्जनों नागरिकों को मार डाला, यूएन कह रहा है। ये आप देखते हैं कि ये चल रहा है आपका युद्ध। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। और आप देखते हैं कि लंबे समय से ये युद्ध चल रहा है, ये भी आपको देखने को मिल रहा है। न्यूयॉर्क में दीपावली पर स्कूलों में होगी छुट्टी, आप देखेंगे। मिनी इंडिया जैसा एससीओ सचिवालय का नया दिल्ली का हॉल। ये आप देखिए एससीओ सम्मेलन से पहले, एससीओ के बारे में आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन की बात कर रहा हूँ, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। श्रीलंका को भारत के विरुद्ध इस्तेमाल होने नहीं देंगे, विक्रम सिंघे कह रहे हैं। आप देखिए चीन के साथ कोई सैन्य समझौता नहीं किया गया और ना ही होगा, आप देखें। व्हाइट हाउस ने कहा है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार का उत्पीड़न अस्वीकार है। पाक चुनाव में सीटों के बंटवारे पर यूएई में नवाज और जरदारी की भी चर्चा हो रही है, देख लीजिए। भारत को हथियारों की बिक्री तेज करने के लिए अमेरिकी संसद में विधेयक पेश हुआ है। लंदन में जलवायु कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन आप देखते हैं। अब आप देखेंगे लोग बोलने लगे हैं जलवायु परिवर्तन पर। और आप देखते हैं कि विश्व कप में टीम इंडिया को करना होगा भारत भ्रमण। ये चलिए आप देखते हैं कि क्या होता है, आने वाला वक्त हम लोग देखेंगे जैसा भी रहेगा। ठीक है, लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया को आक्रामक खेल दिखाना होगा, गिसेपी कह रहे हैं। दलीप ट्रॉफी के साथ आज से शुरू होगा घरेलू सत्र क्रिकेट की। स्पेशल ओलंपिक के पद विजेताओं का हुआ सम्मान। ये भारतीय फुटबॉल टीम ने कुवैत से ड्रा खेला सैफ चैंपियनशिप। चलिए अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। और खान पान पर भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप देखेंगे क्या रहेगा आपका, आप पढ़ाई पर मन लगेगा, आप अपना काम कर पाएंगे ईमानदारी से। ठीक है, देश के 278 जिलों में शुरू होगा सिकल सेल एनीमिया मुक्त अभियान। भारत सरकार 2047 तक सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति करने के लिए आप देखते हैं ये बात कर रही है। प्रधानमंत्री 1 जुलाई को मध्य प्रदेश के शहडोल से शुरू करेंगे अभियान। ये भी आप लोगों को याद रखिए। क्या क्या होता है आप देखें सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं कोशिकाएं टेढ़ी हो जाती हैं। रक्त प्रवाह के दौरान ये टूटने लगती हैं और जिनमें खून की कमी हो जाती है। यह बीमारी ज़्यादातर आदिवासी समुदाय में पाई जाती है। दरअसल इनमें मलेरिया के मामले पहले अधिक होते थे, जिस कारण जीन में बदलाव हुआ और आरबीसी का रूप बदल गया। इसमें पति पत्नी दोनों की पीड़ित होने पर बच्चों में बीमारी आने की पूरी आशंका रहती है। रक्त कणों के जल्दी टूटने से रोगी को सदैव रक्त की कमी रहती है और इसलिए आप देखें इस रोग को सिकल सेल एनीमिया भी कहा जाता है। ये रक्त कण शरीर की छोटी रक्तवाहिनी में फंसकर लीवर, किडनी, मस्तिष्क आदि अंगों की रक्त प्रवाह को बाधित कर देते हैं। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी कुछ जानकारी मिल जाती है। सैटेलाइट आप देखेंगे, सैटेलाइट अर्ली वर्ड 1 के माध्यम से टेलीफोन पर हुई बातचीत। 1965 में आज ही के दिन पहली बार सैटेलाइट के माध्यम से टेलीफोन कॉल की गई थी। अर्ली वर्ड 1 अब इंटेल सेट आई की मदद से अमेरिका और यूरोप के बीच यह कॉल हुई थी। इस सैटेलाइट को अटलांटिक महासागर के क्षेत्र में संपर्क साधने के लिए स्थापित किया गया था। यह संचार क्रांति थी। इंसार में लंगूर का लीवर प्रत्यारोपित करने में मिली सफलता।
92 में आज ही पीटर्सबर्ग में मेडिकल सेंटर यूनिवर्सिटी में पहली बार एक 35 वर्षीय व्यक्ति में लंगूर का लीवर प्रत्यारोपित किया गया था। डॉक्टर जॉन फंग ने ऑपरेशन को अंजाम दिया था। ऑपरेशन सफल रहा था। हालांकि इस ऐतिहासिक सर्जरी के 71 दिन बाद रोगी का ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हो गई थी। राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त ने की थी काशी विद्यापीठ की स्थापना। स्वतंत्रता सेनानी शिव प्रसाद गुप्त का जन्म 1883 में आज ही बनारसी में हुआ था। कॉलेज के दिनों से ही स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए। स्वतंत्र राष्ट्रों से भारत का क्या सबक ले सकता है, यह जानने के लिए विदेश यात्रा की उन्होंने। वहां से आकर देशवासियों को एक सूत्र में पिरोने के प्रयास किए। उनके सहयोग और समर्पण के लिए गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र रत्न की उपाधि दी थी और देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए काशी विद्यापीठ की स्थापना की। काशी देश का पहला भारत माता मंदिर उन्हीं की देन है। खुफिया जानकारी जुटाएगा 4 टांगों वाला खास रोबोट। और आप देखिए इस सामान एक पहुंचाने में भी मददगार साबित होगा। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने विकसित किया। आग में फंसे हुए लोगों की जान बचाएगा एयर फाइटिंग यूएवी। देख लीजिए, नई नई तकनीक है, आ रही हैं। रोबोटिक हाथ करेंगे एक साथ कई काम। देखिए जापान की रोबोटिक कंपनी AXIII इंक ने नवीनतम AI तकनीक का इस्तेमाल करके रोबोटिक्स जिजाई आर्म्स तैयार किया है। अनिद्रा से 50 से कम उम्र के लोगों में स्ट्रोक का जोखिम का खतरा, ये अनुसंधान कह रहा है। देश में सूक्ष्म जैव विविधता की पहचान से कृषि को मिलेगी नई शक्ति, बन रहा है माइक्रोवियल मैप। और आप देखिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा समेत 16 राज्यों में खोजे गए सूक्ष्म जीवी। अब तक खोजे जा चुके हैं 12,000 से अधिक सूक्ष्म जीवी। और पक्षियों के कारण रद्द करना पड़ गया कार्यक्रम। पशु पक्षियों के कारण लंदन की बात हो रही है। यहाँ पिक योर ओन चोरी कार्यक्रम का आयोजन होना था। इसके तहत कुछ शर्तों के साथ चेरी बाग में लोग अपनी पसंद से चेरी चुनते हैं। उनकी कीमत चुकाकर आप देखिए उसे ले जाते हैं। 5 दिन का आयोजन, और उन्हें बगीचे के पक्षियों ने ही चट लिया, जो बात है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। मेहनत आपको करनी है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, हर हाल में करनी है मेहनत।